नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। खबर झज्जर से है, जहां वैशाखी के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा है कि हरियाणा में विकास तो पूर्ण रूप से रुक गया है, बल्कि महंगाई जिस प्रकार से देश में बढ़ती जा रही है उससे दोगुनी गति से हरियाणा में बढ़ रही है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन हरियाणा को लूटने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने बिजली विभाग पर भी तंज कसते हुए कहा है कि सरकार बिजली गुल बिल फुल कर रही है। झज्जर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यक्रम में शिरकत की। दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन पर निशाना साधा है। प्रदेश को लूटने का काम कर रही है सरकार। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए, प्रश्न हरियाणा के अंदर जो सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। आज मैं इस सरकार से पूछता हूँ, क्या हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं है देश में? आज क्या सबसे ज्यादा वैट और सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में नहीं थोपी हुई है आपने? तो देश में ही महंगाई बेकाबू हो गई, लेकिन हरियाणा के अंदर आज क्या भ्रष्टाचार का ये आलम नहीं है कि जेजेपी और बीजेपी दोनों खुली छूट मिली हुई है और लूट की छूट के आधार पर क्या सरकार नहीं बनी? तो आज प्रश्न इस बात का है कि हरियाणा के भविष्य को बचाया जाए और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। जननायक जनता पार्टी की नीतियों और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग निरंतर पार्टी से जुड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ ने जेजेपी के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ के साथ जुड़ने की घोषणा की है। चंडीगढ़ के जेजेपी प्रदेश कार्यालय पर हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के सैकड़ों पदाधिकारी पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विश्वास दिलाया है कि जेजेपी ने हमेशा कर्मचारी और श्रमिक वर्ग के हितों का ध्यान रखा है और इनके कल्याण के लिए वो निरंतर कोशिश करते रहेंगे। या फिर हमारे सेल के अध्यक्ष संजीव जी का जो कर्मचारी यूनियन है, रमेश शोकन जी उनके प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मिलकर के अपनी उनकी जो यूनियन है उस यूनियन का जेकेएमएस के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है, आश्वासन दिया है। और कम से कम 100-110 लोग सारे हरियाणा भर से, हर जिले से अलग अलग आकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम पूरी की पूरी यूनियन आप लोगों के साथ मिलकर के जेकेएमएस में काम करेंगे। जननायक कर्मचारी मजदूर संघ एक हिस्सा है। जो जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का मुख्य कार्य मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों या फिर अर्ध सरकारी कर्मचारियों की तमाम मांगों को लेकर के या उनकी समस्याओं को लेकर या किस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके, उसको सोच को लेकर के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का गठन हुआ था। उसी की शुरुआत को लेकर के आज रोडवेज विभाग से एफिलेटेड हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ को आज संबंधित करके सदस्यता दी गई है। और हमारा यही आगे आने वाले समय में यही टारगेट है कि हम कोई विभाग ऐसा नहीं होगा जहाँ जननायक कर्मचारी मजदूर संघ से संबंधित हमारी यूनियन उस विभाग में ना हो। उसके तहत हमारी आंगनबाड़ी से हो, चाहे बिजली बोर्ड से हो, चौकीदार यूनियन से हो या फिर अध्यापकों में हो, जितने भी बड़े सेक्टर में काम विभाग हैं उसमें हमारी, या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, जिस भी जहाँ इंडस्ट्रीज में 500 से ज़्यादा की सदस्यता कर्मचारी वर्कर काम करते हैं हमारी और प्रदेशवासियों को बिजली के संकट से निजात दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जिन बिजली की यूनिट्स में दिक्कत आ रही थी उन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। अब प्रदेशवासियों को बिजली की परेशानी से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। प्रदेशवासियों को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास। सर, मौजूदा समय में क्या स्थिति बनी हुई, जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं, लगातार अन्य अन्य जिलों से जो खबरें सामने आ रही है, लगातार जो है किसान जो है वो नेशनल हाईवे को जाम कर रहे हैं बिजली संकट को लेकर। इसके लेकर क्या कुछ बंदोबस्त जो है ताकि दुरुस्त रूप से बिजली मुहैया करवाई जाए, क्या कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं? तो पिछले साल की तुलना में इस साल मार्च और अप्रैल के महीना थोड़ा ज़्यादा गर्मी है और बिल्कुल ड्राई स्पेल है, कहीं बारिश वगैरह नहीं हुआ है।
इसीलिए सभी क्षेत्र में बिजली की मांग जरूर बढ़ी है। ये अप्रैल के महीने की अगर देखा जाए तो पिछले 12 दिन में हमने पिछले साल की तुलना में 15 से 30% ज्यादा बिजली दिया है डे टू डे बेसिस पर। उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि बिजली की कमी पड़ रही है। मोटे तौर पर पिछले सालों में आप देखेंगे हम सरप्लस रहे हैं और लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक हम बिजली देते रहे हैं। इस बार भी हम सफिशिएंट अरेंजमेंट कर रखे हैं, कोयले का भी, शॉर्ट टर्म परचेज की, मीडियम टर्म परचेज की और जरूरत पड़ने पर एक्सचेंज से परचेज करने की, ये बंदोबस्त हमने कर रखा है। एक बात ये रहा कि भाई जो प्राइवेट बिजली कंपनियों से हम बिजली खरीद रहे थे उनकी बिजली हमारे पास पिछले साल से नहीं आ रहा है, वो एक कमी हमें दिख रहा है। लेकिन उसको भी चलाने के लिए उन प्राइवेट कंपनी की तरफ से कुछ सुझाव आए हैं, सरकार उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अगर बात करें जिस तरीके से 3 पावर प्लांट हैं और पावर प्लांट में से इन तीनों पावर प्लांट में से 5 यूनिट्स में जो है खासी दिक्कतें आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? मौजूदा समय में जो 3 पावर प्लांट हैं उनकी 5 यूनिट में खासी दिक्कतें आ रही हैं जिस वजह से ये परेशानियां उत्पन्न हुई हैं। नहीं, एचपीजीसीएल के पानीपत में 3 यूनिट है, यूनिट 6, 7, 8, यमुनानगर में 2 यूनिट है और हिसार में 2 यूनिट है, इसलिए 7 यूनिट है। आज की तारीख में 6 चल रहे हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि भी समय समय पर इन मशीनों में 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए खराबी आ सकती है और गर्मी के दिनों में ये खराबी जनरली आती है क्योंकि उसमें ऊपर मशीन के ऊपर काफी प्रेशर रहता है। लेकिन ये एक टेम्पररी सेटबैक है। आप अगर गर्मी की तैयारी देखेंगे, गर्मी की तैयारी हमारी है तो आज की तारीख में ये 6 यूनिट चल रहे हैं और बाकी एनटीपीसी झाडली है और चाइना लाइट एंड पावर है झज्जर में, वो भी चल रहे हैं। बाकी एनटीपीसी के दूसरी जगह जो यूनिट है बीबीएमबी में, ये सारी जगह हमारी जो हिस्सा है वो आ रहा है। इसीलिए आज के तारीख में इसीलिए मैं कह रहा हूँ 8500 मेगावाट का डिमांड है, उसका 96% कम से कम कल हमने सप्लाई किया हुआ है और दूसरे दिनों में उससे ज्यादा सप्लाई किया है परसेंटेज टर्म में। अगर बात करें जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर की हमने बात करी तो 1400 मेगावाट के करीब जो है वो लास्ट ईयर भी देने जा रहे थे, उससे लास्ट ईयर भी देने जा रहे थे, लेकिन मौजूदा समय में काफी वक्त हो गया जिस तरीके से वो लगातार जो है आश्वासन एश्योरेंसेस मिल रही है लेकिन बिजली मुहैया नहीं हो पा रही, तो उसी वजह से काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। तो किस तरीके से इसको मतलब एक तरह से टैकल किया जाएगा कि सुचारू रूप से बिजली जो है सप्लाई जो है प्रदेशवासियों को मिल सके? अभी हमने 500 मेगावाट 3 साल के लिए खरीद लिया है और 186 के उसके मंजूरी के लिए भेजा है। तो सभी किस्म के कॉन्टिंजेंसी होती है। अगर ये सिचुएशन होगा तो हम क्या करेंगे, अगर वो देंगे तो हमारे क्या होगा, अगर वो नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी तैयारी की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास, जिनका साफ लफ्जों में कहना कि आने वाले समय में जिस तरीके से बिजली संकट जो है गहरा रहा है उस पर निजात मिलेगी और साथ ही साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ भी बातचीत जो है वो लगातार जारी है और बहुत ही जल्द जो है वो बातचीत जो है किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से जो वादे और दावे किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले काफी समय से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका असर न केवल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर पड़ता है बल्कि आम जनता की जेब पर भी नजर आने लगा है। तो वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के इस्तीफे पर सवाल पूछे जाने पर विवेक बंसल ने चुप्पी साध ली। जिस तरीके से महंगाई आसमान को छू रही है, आपने अभी पढ़ा, मैं तो बड़ा अचंभित हो गया जिस तरीके से खुदरा जो सामान है, जो चीजें हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुद्रास्फीति जो है वो जो 6 जो वित्त मंत्री ने कहा था 6 तक हम सीमित रखेंगे, वो 6.9 हो गई है खुदरा व्यापार की कीमतों की, जो सामान की है। और आपको अचंभा होगा कि नींबू आज 250 रुपए किलो हो रहा है और उत्तर प्रदेश में नींबू को लेकर ही चोरी हुई है। हाँ, ये हेडलाइन फ्रंट पेज न्यूज है, आज के अखबार में फ्रंट पेज न्यूज है। कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि आज इन सब का जवाब नहीं है सरकार के पास। कभी कोविड का बहाना ले लेते हैं, कभी रशिया यूक्रेन वॉर का। खबर भिवानी से है, जहां भारत विकास परिषद द्वारा एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त भिवानी करने के उद्देश्य से एम्बुलेंस दी।
परिषद का उद्देश्य गरीब से गरीब व्यक्ति को कुपोषण से बचाने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना है। अब तक 11 राज्यों को भारत विकास परिषद ने एनीमिया मुक्त भारत के उद्देश्य से एम्बुलेंस दी है और इस बार 25 राज्यों में एम्बुलेंस दी जाएगी। वहीं आयोजित कार्यक्रम में एसपी अजित शेखावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। भारत विकास परिषद का अखिल भारतीय स्तर पर अभियान भारत एनीमिया मुक्त भारत, उसके अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रम को यह 12वीं एम्बुलेंस हमने अभी दी है। 11 प्रांतों में हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इस साल 25 प्रांतों में देंगे। 25 एम्बुलेंसेज के माध्यम से गांव-गांव बस्तियों में जाकर के, वनवासी क्षेत्रों में जाकर के हम गरीब से गरीब महिलाएं, यानी गरीबों में जो गरीब है उन महिलाओं को ठीक से उनको स्वास्थ्य जिला हिसार के उपमंडल बरवाला में 16 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं जिला हिसार की आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष प्रोफेसर कविता ने 16 तारीख के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की तैयारियों के बारे में भी चर्चा की। वहीं प्रोफेसर कविता ने कहा है कि 16 तारीख को पार्टी के हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता बरवाला पहुंचेंगे और इस दिन बड़ी ही संख्या में लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। 16 तारीख को आदरणीय राज्य सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आ रहे हैं, तो वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में क्या होगा, हमने जो पार्टी का जो मेन जो मकसद क्या है, वो जो आम जो जनता है, जो आम जो लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करना है कि जो आम पब्लिक है उनके जो शिक्षा को लेकर, उनके बेरोजगारी को लेकर जो भी समस्याएं उनको आती हैं, उन मुद्दों को खत्म करना। महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रही हूँ पहले से भी, और महिलाओं का जो मोर्चा मैं संभाल रही हूँ यहाँ पर जिला में जिला अध्यक्ष के रूप में, तो महिलाएं चढ़कर भाग ले रही हैं इसमें, बहुत ही अच्छी भागीदारी। क्योंकि तो आप देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उनका जो रवैया है, जो उनकी एक इमेज है सोसाइटी के अंदर, बहुत ही ईमानदारी से भरी है, बहुत ही अच्छी है। तो महिलाएं अपने आप ही जुड़ रही हैं इस प्रोजेक्ट के साथ और इस प्लान के साथ। जो पार्टी है हमारी, वो मेन उनका जो मुद्दा है वो आम पब्लिक को उठाने का, आम पब्लिक से जुड़ने का। ये आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी से ही जुड़े रहने का प्रयास करेगी। तारीख को जो प्रोग्राम रहेगा ये बहुत ही, इसमें उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या में लोग इसमें जुड़ेंगे। नगर परिषद में चल रहे 165 करोड़ के गलियों के निर्माण कार्य में हुए घोटाले के खिलाफ आम आदमी पार्टी का धरना पिछले 154 दिनों से जारी है। हालांकि काफी समय पहले आप नेताओं ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से सिरसा में मुलाकात कर जांच की मांग की थी और विज के आश्वासन के बावजूद भी जांच शुरू नहीं हुई, जिसके विरोध में आपका धरना लगातार जारी है। और पिछले दिनों आरटीआई के जरिए सिरसा में नगर परिषद के डस्टबिन घोटाले को उजागर करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से रोषित आप जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने 5वें दिन भी अपना आमरण अनशन जारी रखा। वहीं आप जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक सिरसा की जनता नहीं जगेगी तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। जो हमारे शहर सिरसा का प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करवाया था याशी कंपनी के द्वारा, वो 100% गलत था। उसको ठीक करवाने के लिए इतनी पेचीदगी भरी प्रक्रिया थी कि लोगों को पैसे देने पड़ते थे नगर परिषद के अंदर, और ये एक वसूली का अड्डा बन गया था। 100% काम जिस कंपनी ने गलत किया था उसको लाखों रुपए का भुगतान किया गया था। हमारी मांग है कि जिस कंपनी ने 100% काम गलत किया है, पहले तो उसका सर्वे रद्द किया। जींद में एक बस कंडक्टर का शर्मनाक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल हो रही वीडियो में बस कंडक्टर आईटीआई छात्राओं के साथ बदतमीजी करते हुए और छात्राओं को अपशब्द कहते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आईटीआई छात्रों ने जींद के नए बस स्टैंड पर हंगामा किया था और इस दौरान पुलिस ने 150 छात्रों पर लाठीचार्ज कर मामला दर्ज किया था। वहीं इस मामले में जांच के दौरान
जीएम ने बताया कि बस जींद डिपो की नहीं बल्कि प्राइवेट बस है जो कि डीटीओ के अंदर आता है। जीएम ने आगे कहा है कि कंडक्टर का व्यवहार बिल्कुल गलत था। जो बदतमीजी कर रहा था वो कंडक्टर नहीं, कोई शरारती तत्व है जिसकी मंशा सरकार को बदनाम करने की लग रही है। जीएम ने कहा कि अगर मेरे पास शिकायत आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जब सरकार ने बेटियों के लिए किराया फ्री कर रखा है तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें तहकीकात करी है कि वो बस हमारी नहीं है, रोडवेज की ना तो स्कीम की है और ना ही वो मेरे डिपार्टमेंट की है। वो बस जो है प्राइवेट है। प्राइवेट ऑपरेटर जो है वो डीटीओ साहब के अंदर आते हैं। बाकी उन्होंने उनका व्यवहार जो था वो गलत है और उन्होंने ये भी देखा उसमें बारीकी है कि उसमें कनेक्टर तो उसके पीछे खड़ा है, वो कोई अन्य। खबर कैथल से है जहां भूतपूर्व सैनिक ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं भूतपूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने वादा किया था कि हर 5 साल के बाद पेंशन रिवाइज की जाएगी, लेकिन 8 साल होने के बाद भी पेंशन रिवाइज नहीं की गई है। आज सचिवालय में प्रदर्शन इसलिए है कि हम जो पूर्व सैनिक हैं और हमारी सैनिकों की वीरांगनाएं हैं, इनके अंदर बहुत भारी रोष है और साथ में हमारे जो नवयुवक हैं जो भर्ती होने वाले हैं उनके अंदर भी बहुत रोष है, क्योंकि इनकी 2-3 साल से भर्ती नहीं हुई, ये एवरेज हो चुके हैं। तो इस कारण आगे सेना का भी अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। खबर पलवल से है जहां डाटका गांव के सरपंच के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दरअसल सरपंच ने गांव में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, जिसके बाद जिला उपायुक्त की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला उपायुक्त के आदेश पर खंड विकास और पंचायत कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत डाटका के सरपंच को 1,05,0768 सरकारी रुपयों के गबन के मामले में दोषी पाया गया है। वही घोटाले की राशि पर 26,29,572 रुपए ब्याज भी बनता है, जिसको मिलाने के बाद सरपंच से वसूली की जाने वाली कुल राशि 1,37,35,340 रुपए बनती है। मिली जानकारी के मुताबिक सरपंच को कई नोटिस भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन किसी भी नोटिस का कोई जवाब अब तक नहीं दिया गया। हमारे पास कंप्लेंट वीडियो ऑफिस की तरफ से प्राप्त हुई। हम आरोप लगाया था कि डाटका गांव का सरपंच असलम, उसने 1,37,35,377 रुपए का गबन किया है, जो हरियाणा सरकार से उसने ग्राम पंचायत में कार्य करने के लिए दिया गया था। इसमें जो तालाब खुदवाना था, सड़क बनवानी थी, पार्क वगैरह स्कूल वगैरह काफी काम था। उसने जो मनरेगा के तहत फरीदाबाद पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने और ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने वाले वाहन चालकों के चालान किए गए। जिले के गोची इलाके में यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने वाले वाहन चालकों को जमकर उनके चालान काटे गए। 2 पहिया बड़े वाहन चालकों से कागजात चेक किए गए और साथ ही सड़क पर बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के भी चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी ने बताया कि सड़क पर निकलते समय यातायात के नियमों का पालन न करने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षा के साधनों के साथ साथ सड़क पर निकले और वाहन चलाते समय पूरे कागजात अपने साथ रखें। हाँ, चालान हम लोग कर रहे हैं, जैसे सीट बेल्ट का है, अपना हेलमेट नहीं है, रॉन्ग साइड है, उनके हम चालान कर रहे हैं। जो मोटर व्हीकल का उल्लंघन कर रहे हैं उनके हम चालान कर रहे हैं। और यहाँ आपने देखे हैं कि अभी हम चालान ही कर रहे थे और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को समझाते। इंद्री हल्के के गांव कमालपुर में जश हत्याकांड में आरोपी चाची अंजलि को इंद्री कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे फिर से 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। मामले में पुलिस का कहना है कि हमारी तरफ से कार्रवाई में किसी भी प्रकार की ढील नहीं छोड़ी जा रही है। ठीक ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग और
फिर से अंजलि को कोर्ट में पेश किया गया। आज अंजलि से बैग, मोबाइल, चार्जर की लीड और अन्य सामान बरामद किए गए। जो भी इस हत्याकांड में शामिल होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जश हत्याकांड में कार्रवाई में 2 दिन के रिमांड पर अंजलि चाची को लिया गया। जश हत्याकांड में कार्रवाई की गई। खबर गुरुग्राम से है, जहां पटौदी नगर पालिका के चेयरमैन के घर पर 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी। पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और जिसमें कानून से बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने चेयरमैन रामचंद्र सहगल के घर पर फायरिंग करते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। इस वारदात के बाद लगातार चेयरमैन को व्हाट्सएप पर धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जिसमें बदमाश शराब के कारोबार में मुनाफे की मांग कर रहे हैं। वारदात के बाद धमकियों से परेशान चेयरमैन ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामले की संजीदगी से जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस ने सभी पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। चर्चा इस बात की भी है कि नगर पालिका के चेयरमैन खोड़ गांव में मारे गए शराब कारोबारी का बिजनेस पार्टनर है। बिल्कुल, ये कुछ इंसिडेंट हुए हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए प्रिकॉशन के तौर पे हम वहाँ पे एक लोकल का इंसिडेंट है, उसी इलाके में एक पुलिस चौकी खोल रहे हैं। बहुत ही जल्द वो काम शुरू कर देगी और इसी तरह उस इलाके के नाका को भी ज़्यादा स्ट्रेंथ किया जा रहा है और वहाँ पे हमने कुछ अलग से मोबाइल गाड़ियाँ भी लगाई हैं जो वहाँ पेट्रोलिंग करेंगी उस पर्टिकुलर इलाका को मद्देनजर रखते हुए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं और इसमें जो आगे भी जो ज़रूरत होगी उसके अनुसार इस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे और उसमें सुरक्षा में कहीं भी कमी। खबर जुलाना से है, जहां खेतों में भयंकर आग लग गई। दरअसल गेहूं की पकी हुई खड़ी फसल में भयंकर आग लग गई। वहीं किसानों का कहना है कि सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हवा की गति तेज होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके चलते ये आग बड़े ही तेजी से लजवाना कला गांव के खेतों में पहुंच गई। हालांकि आग की सूचना जुलाना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास एक ही गाड़ी होने के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, जिसके चलते बाहर से 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाने के लिए जद्दोजहद के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गेहूं की फसल में भयंकर आग लग गई। सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख हो गई। खबर कैथल से है, जहां कैथल अंबाला रोड पर एक दर्दनाक हादसे में 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। आपको बता दें कि अंबाला रोड पर एक कार एजेंसी के पास ट्रॉली के नीचे आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग अपनी पत्नी की दवा लेने के लिए कैथल आए थे। गांव वापस जाने के लिए बुजुर्ग ने कैथल से एक ट्रैक्टर चालक से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन बुजुर्ग अचानक ट्रॉली से अचेत होकर नीचे गिर गए, जिसके बाद ट्रॉली बुजुर्ग के ऊपर से निकल जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग अचानक ट्रॉली से गिरने से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ 174 की कार्रवाई की मांग की है। आज सुबह 11 बजे के करीब थाना में सूचना प्राप्त हुई है भाई जो किया का जो शोरूम है उसके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैक्टर से गिर के कोई व्यक्ति है वो उसको चोटें लगी हैं ज़्यादा और सरकारी हॉस्पिटल में उसको लेके गए हैं। फिर हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल से रुका आया है। रुका भी हम सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वहाँ पे रुका लिया। यहाँ पे फिर डॉक्टर साहब ने उसको जो जिसको चोटें लगी थी उसको मृत घोषित कर दिया है और उसके परिवार वाले मौका पे आ गए हैं। जो मृतक है ये बलवीर सनो मनसाराम गांव थाना जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और इसके जो परिवार वाले हैं इसके भाई वो सभी मौके पे आए हुए हैं। उन्होंने हमें बयान लिखवाया है कि भाई जो इसका भाई है वो ट्रैक्टर पे इसने लिफ्ट ली थी, पेवा चौक के से चढ़ा था वो, और जो किया का शोरूम है वहाँ कोई अचानक इत्तेफाक से ट्रैक्टर का बैलेंस कोई खड्डा खुड्डा आने के कारण
उस पे से नीचे गिर गया वो। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।